बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीमांत वेग क्या होता है और इसका क्या फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम लोग पूरा सीखेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग का मतलब होता है कि जैसे बरसात की जो बूंदें गिरती हैं, जमीन तक आते आते उनका वेग जो है वो नियत हो जाता है और उस नियत वेग को हम कहते हैं सीमांत वेग। यानी सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि जो बरसात की बूंदें होती हैं वो उनका जो वेग होता है वो सीमांत वेग कहलाता है। तो सीमांत वेग का मतलब क्या हुआ? सीमांत वेग का मतलब हुआ कि जैसे बूंद अगर ऊपर से आ रही है, बरसात में बूंदें बहुत ऊपर से आती हैं और जब ऊपर से आएंगी तो मान लेते हैं, सपोज कर लो कि बूंद की जो ऊंचाई, बूंद 2000 मीटर की ऊंचाई से आ रही है और जैसे अगर मान लेते हैं बूंद यहां से चली और ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जो शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे, चूंकि यहाँ पर जी वर्क कर रहा है 10, लगभग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका प्रति सेकंड 10 मीटर इसका वेग बढ़ जाता है। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी अगले दो सेकंड में कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे अगर वेग लगातार बढ़ता जाएगा और अगर मान लेते हैं कि ये ऊंचाई इसकी है 2000 मीटर, 2000 मीटर की ऊंचाई से बूंद आ रही है, तो अगर लगातार वेग बढ़ता जाएगा गुरुत्व के कारण, तो यहां तक पृथ्वी तक आते आते उसका वेग लगभग हो जाता है 200 मीटर प्रति सेकंड। इतनी वेलोसिटी से ये बूंद पृथ्वी पर टकराएगी। ये हम गति के समीकरण से निकाल सकते हैं इस बात को, v² = u² + 2gh वाले फार्मूले से। यहां से v का मान निकाल सकते हैं कि अगर 0 वेग से चले, यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगे अगर, और गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड काम कर रहा, ऊंचाई लगभग मान लेते हैं 2000 मीटर है, ज्यादा भी हो सकती है, तो उसका जो अगर 2000 मीटर ऊंचाई से गिरेगा तो पृथ्वी पर वो 200 मीटर पर सेकंड वेग से टकराएगी बूंद। तो अगर इतने वेग से अगर पृथ्वी पर टकराएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अगर बरसात के समय अगर निकलेंगे तो उन पर तो बहुत ज्यादा चोट आएगी। 200 मीटर पर सेकंड का वेग बहुत होता है और इतने वेग से अगर बूंदे अगर मनुष्य के शरीर पर गिरती हैं तो उसको घायल कर सकती है, उसको चोट पहुंच सकती है, ठीक है ना। इस कारण से ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, मान लीजिए कि जब बूंद गिरती है तो वो लगातार उसका वेग बढ़ता नहीं जाता है, बढ़ता शुरू में बढ़ेगा लेकिन बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है उसका वेग नियत हो जाता है और नियत वेग से गिरती है और वो नियत वेग बहुत कम होता है। कितना होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर टकराएंगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम लोग बरसात का आनंद पूरा लेते हैं भीगते समय। तो ये चीज आप समझो कि प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, तो उसको, इस बात को जरा हम अपने फिजिक्स में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका रीजन लोग बता देते हैं कि हवा चलती इस कारण से हो जाता है, वायु का अवरोध भी इस कारण हो जाता है। तो ये जरा हम लोग समझ में आता है एक बात कि वो तो सब कुछ सही है, साथ में जो स्टोक्स ने कहा था कि जब कोई भी वस्तु किसी तरल माध्यम में गति करती है, तरल वो गैस भी हो सकती है या कोई द्रव भी हो सकता है, तो उस पर एक श्यान बल कार्य करता है और श्यान बल के कारण उसका वेग बढ़ते बढ़ते नियत हो जाता है। उस नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक जो चीज थी, सीमांत वेग का क्या मतलब था। अब जो एग्जाम में आएगा सीमांत वेग के बारे में, उसको आपको क्या लिखना है, उसमें कितना लिखना है, वो आज हम लोग सीखेंगे। और समझाएं सीमांत वेग का मतलब। तो सीमांत वेग की डेफिनेशन सिंपली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्यान बल के कारण किसी माध्यम में मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा प्राप्त नियत महत्तम वेग, यानी कांस्टेंट वेग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेग बढ़ रहा हो, जैसे कि नहीं कि छत से खड़े हो जाए किसी पिंड को, जितनी ज्यादा वेग से टकराएगा वो सीमांत वेग होगा, नहीं। सीमांत वेग का मतलब होता है कि अधिकतम तो हो लेकिन फिर वो आगे बढ़े ना, उसी वेग से गिरे, यानी नियत महत्तम वेग होना चाहिए। ऐसे वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। तो ये काम कौन करता है? श्यान बल, ठीक है ना। तो इसके लिए श्यान बल का फार्मूला स्टोक्स ने केवल एक
गोली पिंड के लिए ज्ञात किया है, तो हम गोली पिंड लेकर के ही हम सीमांत वेग की गणना करेंगे। तो इसको समझने के लिए जरा पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर कोई द्रव है, भरा हुआ है, और उस द्रव में कोई बूंद या कोई भी गोली वस्तु, हम कोई एक गोली वस्तु मानेंगे, उसके हिसाब से डेरिवेशन। मान लीजिए पूरा द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व तो कितना है, 2 है, तो इसका घनत्व जो है वो मान लेते हैं सिग्मा है। सिग्मा जो भी द्रव है उसका घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। और जो गोली यहां पर डाली जाती है, गोली उसकी त्रिज्या r है, उसका आयतन हम मान लेंगे v है, कैपिटल लेटर का है v। और जब ये डाली जाएगी तो इस पर कितने बल कार्य करेंगे। शुरू में जब वस्तु गिरेगी इस पर, इस द्रव में, तो इस गोली पर कितने बल कार्य करेंगे। तो जैसे ही गोली जैसे ही द्रव में गिरेगी, गिरते समय, उस समय इस पर केवल 2 बल कार्य कर रहे होंगे। एक तो इस गोली का भार W, और इस पर ऊपर तरफ कार्य करने वाला उत्प्लवन बल, अपथ्रस्ट फोर्स। 2 बल ये कार्य कर रहे होंगे गोली पर। जब गोली जैसे ही छोड़ी जाएगी उस पर 2 ये बल कार्य करने लगेंगे। उस गोली का भार यानी गुरुत्व बल के कारण जो भार होगा इसका, यानी उसके द्रव्यमान के कारण जो भार होगा, और उस द्रव द्वारा गोली पर लगाया गया उत्प्लवन बल, इंग्लिश में कहते हैं उसको अपथ्रस्ट फोर्स, उसको हमने U से लिखा है, ऊपर तरफ कार्य करेगा। तो एक बल नीचे की तरफ, एक बल ऊपर तरफ, तो नेट बल कितना होगा इसका, नेट बल कितना हो, यानी इस पर जो नेट बल जो कार्य करेगा वो कितना हो जाएगा, वो नेट बल होगा W माइनस U। अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 बल है, वो घटाना पड़ेगा। अब जो ज्यादा होगा उसी में से कम बल घटाएंगे, क्योंकि जब छोड़ा जाएगा तो ये गेंद या कोई भी गोली वस्तु है क्या ऊपर थोड़ा जाएगी नीचे की तरफ, नीचे जाएगी, इसका W ज्यादा है U कम है, तो W माइनस U इतना नेट बल कार्य करेगा। यानी इसके जब नेट बल कार्य करेगा इसका मतलब इस पर त्वरण एक उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण उत्पन्न होगा तो उसका वेग लगातार बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जब वेग बढ़ते बढ़ते मान लो वस्तु यहां पर आ गई, जब यहां पर आ जाएगी तो ये जो बल हैं W और U ये तो कार्य करेंगे ही, साथ में जब वस्तु ये द्रव पर गिरने लगेगी तो द्रव भी इस पर एक बल लगाएगा जिसको हम लोग कहते हैं श्यान बल। ठीक है ना। जब कोई वस्तु किसी द्रव में गति करती है तो उस पर एक श्यान बल कार्य करता है जो द्रव की परतों द्वारा इस गोली पर लगाया जाता है, और श्यान बल भी गति का विरोध करता है, यानी उस पर ऊपर तरफ एक बल कार्य करने लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं श्यान बल। ये भी ऊपर तरफ कार्य करेगा। अभी शुरू में केवल 2 बल कार्य कर रहे थे, उस पर नेट बल W माइनस U था, इसके कारण उसका वेग लगातार बढ़ रहा था। नेट बल नीचे की तरफ था, यानी बल लगता है तो उसका त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो वेग लगातार बढ़ेगा। लेकिन जब एक ये घर्षण बल यानी जिसको हम लोग श्यान बल कह रहे हैं अगर कार्य करने लगता है, तो अब देखो इसको गति देने वाले बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक और बल हो गया, तो अब नेट बल कितना हो जाएगा, W माइनस, अब ये ऊपर तरफ 2 बल हो गए तो इसको लिख सकते हैं U प्लस F। U प्लस F ये ऊपर तरफ नेट बल और नीचे तरफ W। अभी भी गति नीचे की तरफ हो रही है, लेकिन अब नेट बल क्या होगा, पहले से कुछ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब उस पर त्वरण कम हो गया, और त्वरण जब कम हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसा नहीं कम हो जाएगी, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, क्योंकि नेट बल अभी भी नीचे की तरफ है। जो बल कार्य कर रहा है इसका मतलब है उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बल का जो मान है वो कम हो गया है। बल कम होने की वजह से उसका जो त्वरण है वो कम हो जाएगा, यानी वेग वृद्धि कम होगी। समझ आ रही है। वेग वृद्धि को मतलब जो वेग वृद्धि हो रही थी, मान लेते त्वरण इसका कितना था, सपोज मान लेते हैं 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब जब नेट बल कम हो गया तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, लगभग वो घट करके हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। त्वरण घटने का मतलब है कि उसका जो वेग वृद्धि है वो कम हो गई, लेकिन वेग अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन अब देखो ये जो 2 बल थे U और W, इनका वेग, इसका जो मान है वो तो फिक्स होता है, इनका मान तो फिक्स होता है। इसका मान कितना होता है, mg के बराबर।
और इसका जो मान होता है वो उस द्रव द्वारा हटाए गए भार के बराबर। और द्रव द्वारा हटाया गया भार कितना होगा, जितना ये पानी हटाएगा या द्रव हटाएगा ये गोली, उसका आयतन जितना होगा, आयतन गुणते इस द्रव का घनत्व सिग्मा इंटू जी, इतना ये काम करेगा। अगर इसको भी एम को हटा करके आयतन पर लिखना चाहे तो गोली का आयतन v, गोली का आयतन v, और इस गोली का जो घनत्व है वो मान लेते हैं रो और इंटू जी। यानी कुल मिला करके ये जो v रो जी और v सिग्मा जी, ये जो दो वैल्यू आ रही हैं, ये देखो फिक्स है। आयतन, गोली का आयतन फिक्स, ये जो द्रव का घनत्व है वो भी फिक्स है, जी ये भी फिक्स है। ऐसे ये v का मान गोली का आयतन है, रो गोली के पदार्थ घनत्व है, और सिग्मा है जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ये तीनों चीजें इससे फिक्स हैं। इसका मतलब है कि जहां ये गोली कहीं पर भी हो, ये जो दो बल हैं, भार और उत्प्लावन बल, ये तो फिक्स रहेंगे। लेकिन ये जो श्यान बल है, इसका जो मान होता है वो वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। तो ये जो v जो होगा, तो v लगातार बढ़ रहा है, तो v जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये श्यान बल का मान ही बढ़ेगा। तो जब बढ़ते बढ़ते जब और समय जब नीचे और जाएगा तो वेग लगातार बढ़ रहा है अभी, ऐसा नहीं त्वरण का घट गया, इसका मतलब वेग घटने लगा है। वेग अभी भी, क्योंकि त्वरण कैसा है, धनात्मक, तो धनात्मक त्वरण होने के कारण इसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि जितना ये भार होगा इसका, उतना ही बल ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स और ऊपर की तरफ श्यान बल, ये मिला करके इस भार के बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो नेट बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, U माइनस एफ प्लस W माइनस एफ प्लस यू। नेट बल अभी भी उतना ही होगा, लेकिन U और W तो नियत है, F का मान लगातार बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते F और U का योगफल किसके बराबर हो गया है, W के बराबर। जब W बराबर हो जाएगा तो नेट बल कितना हो गया, 0। यानी W और F प्लस यू दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इस पर जो नेट बल है वो कितना हो गया, 0। जब नेट बल 0 हो जाएगा तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0। त्वरण 0 हो जाएगा, इसका मतलब वस्तु का जो वेग है वो नियत हो जाएगा। त्वरण 0 होगा मतलब नहीं कि वेग 0 हो गया, वेग 0 नहीं हो जाएगा। वस्तु का जो वेग वृद्धि हो रही थी वस्तु की, वो नियत हो जाएगी। यानी वेग वृद्धि जो है वो खत्म हो जाएगी, नियत नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगे। त्वरण 0 होने का मतलब क्या है, वेग वृद्धि 0। वेग वृद्धि 0 मतलब जितना वेग हो गया बढ़ते बढ़ते उतना ही वेग इसको प्राप्त हो जाएगा। और वस्तु फिर जब नेट बल 0 हो गया तो वस्तु इस नियत वेग से गिरने लगेगी, और उस नियत वेग को हम लोग कहते हैं सीमांत वेग। तो ये करने शुरू में उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन जब श्यान बल कार्य करने लगेगा तो वेग वृद्धि थोड़ी कम हो जाएगी। बढ़ेगा लेकिन वेग वृद्धि थोड़ी कम हो गई, त्वरण का मान कम हो जाएगा। जब वेग बढ़ेगा तो घर्षण बल यानी श्यान बल का मान बढ़ेगा, जो कि v होता है, और वेग ज्यादा, जितना ज्यादा हो घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। जब घर्षण बल ज्यादा होगा तो घर्षण बल यानी श्यान बल और उत्प्लावन बल मिल करके इस भार को 0 कर देंगे, और 0 कर देंगे तो नेट बल 0 हो जाएगा। नेट बल 0 हो जाएगा, इसका मतलब उस पर जो कार्य करने वाला त्वरण है वो 0 हो जाएगा। यानी वेग वृद्धि 0 हो जाएगी, वेग परिवर्तन 0 हो जाएगा। यानी वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगेगी। तो इस तरीके से कुछ समय बाद उसका जो वेग वृद्धि है वो 0 हो जाती है, और वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगती है। उस नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। ये इसकी कहानी थी। तो इसका इस कितने वेग से गिरने लगेगी, इसके फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि माना गोली की जो त्रिज्या है वो r है, और गोली के पदार्थ का जो घनत्व है वो रो है। ये आपको भाषा इसमें लिखनी है कि माना r त्रिज्या तथा रो घनत्व की एक सूक्ष्म गोली एक ऐसे माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है जिसका घनत्व रो है तथा श्यानता गुणांक ईटा है। जिस माध्यम में गिर रही है, जिस द्रव में गिर रही है, उसका घनत्व सिग्मा, और जिस पदार्थ की गोली बनी है उसका घनत्व है रो, और जिस द्रव का जो
श्यानता गुणांक है वो ईटा है। अगर जब यहां तक तो ये यहां तक की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसका वेग जब तक बढ़ेगा, मान लो बढ़ते बढ़ते उसका वेग बढ़ करके नियत हो जाएगा, तो जब जब नियत हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी, एक नियत वेग से गिरने लगेगी, यानी सीमांत वेग से गिरने लगेगी। तो सीमांत वेग से गिरने लगेगी उस कंडीशन में क्या होगा, W बराबर F प्लस यू हो जाएगा। इस समय जब सीमांत वेग से गिरने लगेगी तब देखो दो बल जो कार्य कर रहे होंगे उनकी कंडीशन क्या होगी। तो ये बात आगे और लिखनी है, जब गोली सीमांत वेग v से गिरने लगती है तो उस पर निम्नलिखित 3 बल कार्य करते हैं। 3 बल तो शुरुआत में तो 2 करेंगे, जब गिरने लगेगी तो 3 बल हो जाएंगे, लेकिन वो 3 बल बने रहेंगे तब तक जब तक उसका वेग नियत नहीं हो जाएगा, और तब भी ये तीनों काम करते रहेंगे, और कंडीशन ये होगी कि तीनों बलों का जो परिणामी होगा वो 0 हो जाएगा। तो सीमांत वेग से गिर रहे उस समय कितने बल कार्य कर रहे हैं उसके जरा नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला जो बल होगा वो होगा पिंड या गोली का, लिखिए सीधे सीधे, गोली का भार, गोली का भार W, और W बराबर क्या होता है mg, ठीक है ना, ये गोली का द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान अगर निकालना है तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणते घनत्व। तो गोली का द्रव्यमान निकालना है तो गोली का आयतन मान लेते हैं v है, और गोली का घनत्व है वो है रो इनटू जी। ये इसका गोली का भार हो जाएगा v रो जी, जिसको हम लोग mg के बराबर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की ओर, भार थोड़ा सा नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर हो गया। दूसरा होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट फोर्स, इसको यू से लिख रहे हैं। यू का मान किसके बराबर होगा, यू का मान आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर एक ऊपर तरफ बल कार्य करता है, इसको उत्प्लवन बल कहते हैं, जिसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। जब ये गोली डूबेगी तो जितनी आयतन की गोली होगी उतने आयतन के बराबर तो पानी ये डिस्प्लेस करेगी, तभी तो उसके अंदर जा पाएगी। जब हटाएगी तो जितना उस गोली का आयतन होगा उतना उस द्रव का आयतन होगा, तो द्रव का जितना आयतन है उसका अगर भार नापा जाए तो वो भार उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल के बराबर होगा। तो उस वस्तु का भार कैसे निकाला जाएगा, तो यानी गोली का आयतन जितना होगा वो द्रव का आयतन हो जाएगा, और गुणते उस द्रव का घनत्व और इंटू जी। ये जो v इंटू रो है ये तो द्रव्यमान हो गया, तो उस द्रव्यमान का कितना भार होगा जी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्प्लवन बल होगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की ओर। बस समझ आ रहा है। और तीसरा जो बल कार्य करता है श्यान बल। श्यान बल F लिख लेते हैं, और F का मान किस प्रकार होता है 6 पाई ईटा r v। ये श्यान बल कार्य करेगा, और ये श्यान बल नियत नहीं होता है, ये वेग बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता भी रहता है, ठीक है ना। बाकी देखिए इसमें v तो लगातार बढ़ने का F का मान बढ़ेगा, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। ईटा द्रव का श्यानता गुना वो भी नियत है, गोली त्रिज्या वो भी नियत है, 6 पाई कांस्टेंट नंबर होता है, तो F का मान v पर से निर्भर करता है। वेग बढ़ेगा तो श्यान बल का मान भी बढ़ेगा। और डायरेक्शन कैसी हुई इसकी, ऊपर की ओर। श्यान बल भी ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ऊपर को लगने वाले बल और नीचे को लगने वाले बल जब बराबर हो जाएंगे तो वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगेगी, ठीक है। इतनी बात इसमें समझ करके आपको लिखनी है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखो जब सीमांत वेग गिरने लगे मतलब क्या है, क्योंकि गोली नियत वेग से गिर रही है। सीमांत वेग से गिरने मतलब क्या है, उसका वेग क्या हो गया है नियत,
तो नियत वेग गिर रहा है, इसका मतलब उस पर कार्य का जो नेट बल है वो 0 होगा। इसलिए चूंकि गोली नियत वेग से गिर रही है, इसलिए गोली पर कार्य करने वाला नेट बल, नेट मतलब कुल बल, नेट बल 0 हो। जब नियत वेग से गिरने लगेगी तो नेट बल आपको 0 करना है, नेट बल 0। तो नेट बल 0 करने का मतलब क्या है कि दिशा से इनको जोड़ के 0 करना है। तो नीचे वाला जो बल है वो है भार, ऊपर वाले जो बल हैं माइनस लगाना पड़ेगा F, और ऊपर वाला बल ये भी U है। इस सब के मान क्या होंगे? 0 के बराबर। नेट बल तभी तो निकलेगा, दिशा सहित आपको जोड़ना है। नीचे वाले बल को प्लस माना तो ऊपर वाले को माइनस मानने पड़ेंगे और दोनों को तीनों को जोड़ देंगे। अब जरा ये वैल्यू लगा दो जो हमने निकाली W की। W वैल्यू कितना आया है? V रो G माइनस F की वैल्यू है 6 पाई ईटा RV माइनस U की वैल्यू कितनी है? B सिग्मा G इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? अब हमको यहां पर करना यह है कि V की वैल्यू लगा दो जरा, या इसको पक्षांतर कर लो। पहले हमको क्या निकालना है? 6 पाई ईटा RV, V तो छूटा जा रहा है, माइनस 6 पाई ईटा RV माइनस रो G इक्वल टू 0। यहां से V वैल्यू निकाला तो V को ले जाओ, उसको लिख सकते हैं 6 पाई ईटा RV इक्वल टू, इसको उधर ले गए प्लस का हो गया, इसको कॉमन ले लीजिएगा, V और G कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा। ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई ईटा RV इक्वल टू, ये V गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है? त्रिज्या अगर R मान रखी तो 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया G रो माइनस सिग्मा ना लिख सकते हैं। अब देखो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इस R से इसकी एक घात कम होकर कितनी बचेगी? 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल टू V इक्वल टू 4/3 कितना बचा? R स्क्वायर G 2 माइनस सिग्मा अपान इधर क्या, इधर से क्या आएगा? इंटू 6 इंटू ईटा, इतनी चीजें आएगा। यहां से 2 से ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो V इक्वल टू आ जाएगा 2/9, ऊपर 2 बचा, नीचे 3 3 जा 9 हो गया। R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये जो फॉर्म निकल करके आता है ये सीमांत वेग का फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सीमांत वेग क्या बताता है कि जैसे जैसे वेग, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वेग बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद उसका वेग बढ़ना बंद हो जाता है, एक नियत वेग से गिरने लगती है, उसको सीमांत वेग कहते हैं। तो उसका वेग फार्मूला 2/9 R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा अपान ईटा। ध्यान ये रखना है। 2 है गोली का घनत्व, जिस पदार्थ की गोली बनी, लोहा है तो लोहे का घनत्व, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का घनत्व, और ये सिग्मा होता है जिस माध्यम में गिर रही होती है उस द्रव का घनत्व है, ठीक है ना। द्रव जिस द्रव में गिर रही है, वायु में गिरे तो वायु घनत्व, जल में गिरे जल का घनत्व, पानी और दूध में गिरे दूध का घनत्व, तेल में गिरे तेल का घनत्व, जो भी है वो है सिग्मा, और ईटा है उस माध्यम का श्यानता गुणांक। तो इससे पता चल रहा है कि जो V का जो मान है वो गोली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। गोली की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी सीमांत वेग का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स अक्ष में रखते हैं टाइम को और वाई अक्ष में रखते हैं वेग, गोली का वेग जिस वेग से गिर रही है, तो शुरू में उसका वेग टाइम के हिसाब से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका वेग फिर नियत हो जाता है। तो जिस नियत वेग से गिरती है, यहाँ पर जो वेग होता है उसको हम लोग कहते हैं सीमांत वेग। इस जगह जो वेग होगा उसको सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है ना। और सीमांत वेग से जब वस्तु गिर रही होती है
उस समय वस्तु पर कार्य करने वाला जो त्वरण है वो 0 होता है। तो 1 नंबर एग्जाम में आता है कि जब वस्तु सीमांत वेग से गति करती है तो उस पर कार्य करने वाला त्वरण का मान कितना होता है। त्वरण का मान हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि उसका अगर त्वरण कार्य करता तो वेग लगातार बढ़ता या घटता। यहाँ तो वेग ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक नियत वेग से गिर रही है, इस कारण उस पर कार्य करने वाला जो त्वरण है वो 0 आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ भी अगर खींचना चाहें समय और त्वरण के बीच में, तो ग्राफ इस तरीके का प्लॉट होता है। इस तरह मान लो टाइम है और इस तरह मान लेते हैं त्वरण है। ठीक, तो शुरू में उसका जो त्वरण होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी वेग वृद्धि शुरू में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे उसका वेग धीरे धीरे वेग की वृद्धि है वो धीरे धीरे कम होने लगे। कम होते होते लास्ट में यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो ये जब 0 हो जाएगा तब उसको जो वेग मिलेगा उसको हम लोग सीमांत वेग कहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ खींच सकते हैं त्वरण और समय के बीच में या वेग और समय के बीच में। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से हम सीमांत वेग को समझ सकते हैं, और ये फार्मूला भी आप याद रखना है, न्यूमेरिकल लगाने में आपकी बहुत मदद करेगा। और साथ में एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर मान लेते हैं रो माइनस सिग्मा लिखा है, अगर सिग्मा का मान ज्यादा हो रो का मान कम हो, यानी उस द्रव में गिर रही है जिसका घनत्व ज्यादा है पदार्थ घनत्व की अपेक्षा, तो जब सिग्मा ज्यादा होगा रो कम होगा तो ये वैल्यू किस में आएगी माइनस में। माइनस में आएगी तो मतलब वस्तु की नीचे जाने के बजाय ऊपर आएगी, वेग की डायरेक्शन बदल जाएगी। अभी वस्तु नीचे गिर रही थी, अगर इस गोली के पदार्थ घनत्व कम हो जाए, द्रव का पदार्थ घनत्व ज्यादा हो जाए, तो वस्तु क्या होगी फिर ऊपर तक जाने लगेगी। वेग माइनस में आएगा मतलब दिशा पहले से बदल गई, अभी नीचे तरफ फिर ऊपर तरफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे पानी के अंदर कोई बुलबुले बनते हैं, तो जो बुलबुले वायु के होते हैं तो वायु घनत्व कम होता है, तो वायु घनत्व कम होने के कारण जल घनत्व ज्यादा होता है, तो जल के घनत्व ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं ऊपर तरफ आते हैं। तो बुलबुले ऊपर तरफ आने के कारण सिर्फ यही है कि बुलबुला जो है वायु का होता है, वायु का जो घनत्व वो कम है, जल घनत्व ज्यादा है, इस कारण जो सीमांत वेग है उसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाती है, माइनस में आएगा आंसर जो रखा जाएगा यहाँ फार्मूले में वैल्यू इसकी। इस कारण से जो वायु बुलबुले होते हैं वो ऊपर तरफ आते हैं। क्यों, उसका रीजन आप बता सकते हैं, क्योंकि वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जल घनत्व ज्यादा होता है, इस कारण से जो सीमांत वेग है उसकी दिशा उल्टा हो जाती है, नीचे की बजाय ऊपर की ओर, इस कारण से वायु बुलबुले ऊपर तरफ आते हैं। इस प्रकार से आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। तो आज क्लास में बस समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।